नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बात करते हैं दिल्ली में अचानक मौसम की करवट से। दिल्ली एनसीआर में आज तेज आंधी के साथ आई बारिश ने भारी तबाही भी मचाई है। आंधी की वजह से जगह जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं। गाजियाबाद के लोनी में होर्डिंग की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में बिजली का वजह से जगह जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं। गाजियाबाद के लोनी में होर्डिंग की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में बिजली का खंभा एक महिला पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। साउथ दिल्ली में तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने से 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे के वक्त सभी गाड़ियां चल रही थी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हवा के झोंके इतनी तेज थे कि इंडिया गेट के पास एक खंभा टूटकर कार पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी से पेड़ भी टूटकर गिरे। मौसम बदलते ही ज्यादातर इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में तेज आंधी के दौरान एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि लोगों को जाम का सामना जरूर करना पड़ा। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम के एकाएक करवट भी बदली। आसमान में बादल घुमड़ कर आ गए और दिन में ही राजधानी और आसपास के इलाकों में अंधेरा सा छा गया। द्वारका, नोएडा और जहांगीरपुरी गुड़गांव रूट पर मेट्रो सेवा कुछ देर के लिए बाधित भी रही। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और फिर रिमझिम फुहारों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम के बदले मिजाज का लोग आनंद भी उठाते दिखे। मौसम बदलने से छाए अंधेरे की वजह से दिन में ही सड़कों पर गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई। कई इलाकों में जाम अब भी लगा हुआ है। गाजियाबाद में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में भी इंद्र देवता मेहरबान हुए और यहां पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली। चंडीगढ़ में हुई बारिश के बाद खुशनुमा मौसम हो गया है और लोग इसका मजा भी उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रावी नदी की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ में 6 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रावी नदी में अचानक आई बाढ़ में ट्रक ड्राइवर और मजदूर फंस गए थे। आगरा में भी गर्मी से पर्यटक बेहाल हैं। ताजमहल और आगरा का किला देखने पहुंचे पर्यटकों को गर्मी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के ग्वालियर स्टेशन पर गर्मी से बेहाल एक शख्स की मौत हो गई। मृतक ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए निकला था। हालांकि पुलिस ने बताया कि उसने शराब भी पी थी। मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तपती गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है। सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7RCR में कल सुबह 9 बजे बीजेपी के सभी महासचिवों की बैठक बुलाई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7RCR में शिफ्ट हो गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के 5 दिन के बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास में एंट्री की। इससे पहले तक वो गुजरात भवन में ही रह रहे थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास 7RCR पहुंचे और यहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। साथ ही 7RCR का घूम घूम कर उन्होंने पूरा मुआयना भी किया। मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री आवास में एक सुरंग भी बनाई जा रही है। ये सुरंग 7RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाएगी। इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा करना है और उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना भी। एनिमेशन के जरिए हम बता रहे हैं कि ये सुरंग कैसी होगी। 7RCR से मोदी की कार निकलेगी और 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से होते हुए सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। 2 महीने के अंदर इस सुरंग को बना लिया जाएगा। ये सुरंग अतातुर्क रोड, गोल्फ कोर्स और सफदरजंग अस्पताल होते हुए सफदरजंग हेलीकॉप्टर हैंगर तक पहुंचेगी। सीपीडब्ल्यूडी ने 2010 में सुरंग का काम शुरू किया था, लेकिन अब इसका दिल्ली मेट्रो को दे दिया गया है काम। कालेधन के मुद्दे पर गठित हुई एसआईटी की पहली बैठक दिल्ली में 2 जून को होगी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव ने बैठक के लिए एसआईटी के चेयरमैन एमबी शाह और वाइस चेयरमैन अरिजीत पसायत को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन को गुजरात पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। महसाणा में जहां पर जशोदाबेन रहती हैं, वहां पर 3-4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई। पहले कहा जा रहा था कि मोदी की पत्नी जसोदाबेन को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। हालांकि फिलहाल महसाणा पुलिस ने उनके घर पर 3 जवान तैनात कर दिए हैं और जसोदाबेन जहां भी जाती है पुलिस वाले साथ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीए यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी करीबी अमित शाह जीसीए के उपाध्यक्ष हैं।
मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से खबर है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा समय में यह महज 26% है। तेलुगु देशम पार्टी नेता चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बातचीत किस मुद्दे पर हुई ये पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी मोदी मंत्रिमंडल को लेकर असंतुष्ट है और वो अपनी भूमिका बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से समान व्यवहार की गुजारिश की। साथ ही सीमांध्र को आर्थिक सहायता और निर्णय में साझेदारी की मांग भी की गई। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी। जेटली से मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने सीमांध्र के लिए स्पेशल पैकेज मांगा। उन्होंने सीमांध्र के लिए स्पेशल स्टेटस और इंडस्ट्रियल पैकेज की भी डिमांड की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली है। मुलाकात के दौरान जयललिता तमिलनाडु के मुद्दे उठाएंगी और साथ ही राज्य के लिए एक राहत पैकेज की भी मांग करेंगी। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपना मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वो सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी जिंदगी को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कुछ राज्य मेरे संघर्ष को स्कूल सिलेबस में रखना चाहते हैं, लेकिन किसी जीवित इंसान की जीवनी सिलेबस में नहीं डाली जानी चाहिए। मोदी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज भारत जैसा है उसे बनाने में कई महान लोगों का अहम योगदान है और इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। युवा पीढ़ी को ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार ने ऐलान किया था कि वो मोदी की जीवनी को सिलेबस में डालेंगे ताकि स्कूली बच्चे मोदी के संघर्ष के बारे में जान सके, लेकिन अब मोदी ने इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि जीवित इंसानों की जीवनी स्कूली सिलेबस में शामिल नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कदम उठाया। कुछ सरकार जैसे मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में आया, मेरे ख्याल है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान आगे बढ़ करके जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जिसको शायद नरेंद्र मोदी जी ने भी ठीक नहीं समझा है। यूपी में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर सीएम अखिलेश यादव ने ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ा है। सीएम ने कहा कि यूपी को कोयला नहीं मिलने की वजह से बिजली का संकट गहरा रहा है। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी, क्योंकि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली की कमी होने के बावजूद यूपी सरकार बिजली क्यों नहीं खरीद रही है। चुनाव से पहले अखिलेश बिजली खरीद रहे थे, अब खरीद बंद क्यों की? Power is available in the exchange. The state government, if it desires, can buy power from the exchange. I wonder why they are not buying the power. मुरादाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि तपती गर्मी में उन्हें सिर्फ 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल होने से लोग बेहद परेशान हैं। बिजली चली जाने से लोगों के कामकाज की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बच्चों को भी पढ़ाई में परेशानी हो गई। एक तरफ जहां प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दूसरे गढ़ मैनपुरी में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यूपी सरकार पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और रामपुर को वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। उधर समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में बिजली की बर्बादी हो रही है। यहां पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट्स चल रही। यूपी के बदायूं में हुई गैंगरेप और हत्या की घटना पर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को घटना की रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले को लेकर यूपी के संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की है और घटना पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। बदायूं कांड को लेकर के यूपी की अखिलेश सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम अखिलेश यादव ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्देश भी जारी किया है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। सीएम ने कहा है कि ऐसी वारदातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार ने बदायूं कांड के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार को पूरी सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया गया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भले ही सख्ती की बात की हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने बेतुका बयान भी दिया। रिपोर्टर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। बदायूं रेप केस पर यूपी के आईजी एसटीएफ ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर रेप की घटनाएं रोकनी है तो ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट बनाने पड़ेंगे। 60 to 65% रेप्स लड़कियों के साथ उस समय हो रहे हैं जब वो टॉयलेट के लिए जा रही है। इसके लिए जो टॉयलेट कैंपेन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। उधर बदायूं की वारदात को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। घर वालों का कहना है कि मामले में खाकी वर्दी वाला भी आरोपी है, इसलिए निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। बदायूं केस को लेकर दिल्ली के यूपी भवन के बाहर जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बदायूं में हुए गैंगरेप को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद बदमाश छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर चारों लड़के फरार हो गए। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि रेप पीड़ित की मां की जमकर पिटाई कर दी गई। इटावा में रेप केस वापस नहीं लेने पर आरोपियों के साथियों के साथ मिलकर लड़की की मां पर जानलेवा हमला किया। इटावा रेप केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित की मां के साथ पिटाई करने वाले बाकी 3 आरोपी फरार। पुलिस वाले अपराध पर लगाम तो नहीं लगा पा रहे, लेकिन पैसे की वसूली को लेकर आपस में भिड़ जरूर रहे हैं। मेरठ में बीएसपी नेता बाबर चौहान की रिहाई के दौरान उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी नेता बाबर चौहान के समर्थकों ने हथियार लिए हुए थे। जेल से चौहान के निकलते ही समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और कोहराम मचाने लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर अजीत डोभाल देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए बन गए। मुंबई में शिवसेना ने होर्डिंग्स लगाए हैं जिस पर लिखा है कि दिल्ली में मोदी सरकार और अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार। वहीं इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये उनके कार्यकर्ताओं का प्यार है। नरेंद्र मोदी के खास सिपहसालार और बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल ही मोदी ने वडोदरा सीट की सांसदी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अमित शाह का नाम सामने आ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी के 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार साल भर के अंदर गिर जाएगी और बीएसपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। समाजसेवी अन्ना हजारे नरेंद्र मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अन्ना हजारे ने जहां पर मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल को जमकर लताड़ा भी। कांग्रेसी नेता टीएच मुस्तफा को राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ गया। पार्टी ने मुस्तफा को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जांच बिठा दी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यूज ब्रॉडकास्टर नेटवर्क 18 ग्रुप और उसकी सब्सिडरी टीवी ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये डील 4,000 करोड़ रुपए की है। नेटवर्क 18 में CNN, IBN, IBN 7, CNBC TV 18 और CNBC आवाज जैसे न्यूज चैनल्स और कलर्स एंटरटेनमेंट चैनल आता है। RIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नेटवर्क 18 पर कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट को 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। नेटवर्क 18 के पास डिजिटल प्रॉपर्टी में ई कॉमर्स बिजनेस और अलग अलग ब्रॉडकास्ट कंटेंट का मालिकाना हक भी है। मुंबई से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। 2G घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, सांसद करीमोई और शाहिद बलवा को पेशी से राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा का बयान नए सिरे से रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दी।
सुप्रीम कोर्ट में मुंबई की कैंपाकोला कंपाउंड मामले पर सुनवाई टल गई है। नर्सरी एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परिणाम आज जारी कर दिए गए। अपने गुस्से और ड्रामा के लिए मशहूर एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा एक बार फिर से विवादों में है। जिस बिल्डिंग में डॉली बिंद्रा रहती है वहां पर कल खूब ड्रामा हुआ। डॉली के परिवार वाले और पड़ोसी के परिवार वाले के बीच में जमकर हाथापाई। बिग बॉस की प्रतिभागी रही डॉली बिंद्रा के फ्लैट में मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। डॉली ने अपने पड़ोसी सुनील खानपुर पर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में सिंधिया छतरी परिसर के बाहर आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। भोपाल में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 100 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगने से करीब 70 परिवार बेघर हो गए। ठाणे के घोड़बंदर इलाके में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात के बाद एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। साहिबाबाद इलाके की डीएलएफ कॉलोनी में हुए हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वाराणसी में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया। भारत सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए देश की जेलों में बंद 37 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। अलीगढ़ में जादूगर ओपी शर्मा ने आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाई और हैरत अंगेज करतब दिखाए। क्रिकेटर सुरेश रैना ने हीरोइन श्रुति हासन के साथ डेटिंग की खबरों को नकारा है। अगले महीने ब्राजील में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का खुमार कोलकाता में अभी से दिखने लगा है।